सोचिए एक सुबह आपकी आंख दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के सामने बने पेंट हाउस में खुले, जहां टैक्स फ्री सैलरी, चमचमाती लग्जरी गाड़ी और एक ऐसी आलीशान जिंदगी हो जिसका आम लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपना सब कुछ समेटकर वहां से निकल जाएं और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। ठीक यही काम आज लाखों लोग कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी चेतावनी के। दुबई, वो शहर जिसने समंदर पर खजूर के आकार के टापू बनाए और तपते रेगिस्तान के मॉल के अंदर बर्फ की ढलान खड़ी कर दी। वो शहर जो आर्थिक नियमों से परे लगता था, आज अपने लोग खो रहा है और वहां की सरकार इस पर पूरी तरह खामोश है। लेकिन एक कड़वा सच जो कोई आपको नहीं बताएगा, दुबई से विदेशियों का ये पलायन कोई अफवाह या डर नहीं है, बल्कि एक नापा तौला और बेहद परेशान करने वाला सच है। इसके पीछे के कारण खबरों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा काले, पेचीदा और खतरनाक हैं। तो आखिर लोग असल में ये शहर छोड़ क्यों रहे हैं? दुबई क्या छुपा रहा है? क्या ये किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है? मेरे साथ इस जांच में बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आप दुबई को इस नजर से कभी नहीं देखेंगे। इसका उभार। इस संकट की गहराई समझने के लिए पहले जानिए कि दुबई का असल मकसद क्या था। साल 1971 में दुबई सिर्फ मछुआरों का एक गांव था, रेत, मूंगे और मोती निकालने वाले गोताखोर। उस वक्त पूरे यूएई की जीडीपी आज की आम अमेरिकी कंपनियों से भी छोटी थी। फिर तेल मिला, फिर आया वो हौसला। शेख राशिद ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इंसानी इतिहास को ही बदल दिया। उन्होंने कहा था, और ये आधुनिक आर्थिक इतिहास की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है, मेरे दादाजी ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसके बेटे को फिर से ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी। इसी बर्बादी के डर ने उन्हें कुछ असाधारण बनाने पर मजबूर किया। साल 2005 तक बुर्ज अल अरब एक पहचान बन चुका था। 2010 तक बुर्ज खलीफा 828 मीटर की ऊंचाई के साथ बादलों को चीरता हुआ इंसानों द्वारा बनाई सबसे ऊंची इमारत बन गया। साल 2020 तक दुबई में सबसे ज्यादा क्रेनें चल रही थीं। आंकड़े हैरान करने वाले थे। साल 1975 से 2015 के बीच दुबई की जीडीपी 6,500% से ज्यादा बढ़ी। अपने चरम पर यह शहर हर महीने 35 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा था। लगातार 2 सालों तक ये अमीर प्रवासियों की पहली पसंद बना रहा। दुबई की 92% से ज्यादा आबादी प्रवासियों की थी। जरा इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए। वहां रहने वाले हर 10 में से 9 लोग कहीं बाहर से आए थे। वे भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्रिटेन, अमेरिका, मिस्र, लेबनान और नाइजीरिया से आए थे, एक सपने के पीछे भागते हुए। जीरो इनकम टैक्स, विश्व स्तरीय सुविधाएं, सुरक्षा और सुनहरे मौके। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक विचारधारा थी, एक ऐसा सबूत कि इंसानी जिद और पेट्रोल की ताकत भूगोल, तर्क और खुद इस रेगिस्तान को भी हरा सकती है। ये इंसानों द्वारा बनाए स्वर्ग का सबसे बड़ा वैश्विक प्रयोग था, और कुछ समय तक ये प्रयोग सफल रहा। फिर साल 2022 आया। कोई अचानक हुआ धमाका नहीं, ना ही कोई बड़ी मुसीबत, लेकिन चुपके से कुछ बदल चुका था। दरारें आ चुकी थीं। पहली चेतावनी किराए के बाजार से बहुत दबे पांव आई। साल 2022 में दुबई के किरायों में औसतन 26% की बढ़ोतरी हुई। ये कोई लिखने की गलती नहीं है, एक साल में पूरे 26%। दुबई मरीना, जुमेरा, विलेज सर्कल और डाउनटाउन जैसी जगहों पर किराया 40-50, यहां तक कि 60% तक बढ़ गया। रातों रात वो सुहाना सपना पहुंच से बाहर हो गया। 2020 में जो एक बेडरूम फ्लैट $1,000 का था, वो अचानक 1600, 1900, फिर सीधे $2,200 का हो गया। और तनख्वाहें वो बिल्कुल नहीं बढ़ी। नर्स, टीचर और मिडिल मैनेजर जैसे मध्यम आय वाले हजारों विदेशी फंस गए। छोटे कारोबारियों को अचानक अपनी कमाई का 50-60, यहां तक कि 70% हिस्सा सिर्फ किराए पर खर्च करना पड़ रहा था। फिर महंगाई बेकाबू हो गई, राशन का बिल दुगना हो गया। स्कूलों की फीस जो पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा थी, फिर बढ़ गई। प्राइवेट इलाज का खर्च बेकाबू हो गया, क्योंकि दुबई में प्रवासियों के लिए सरकारी अस्पताल मुफ्त नहीं है। और फिर आया नया कॉरपोरेट टैक्स। जून 2023 में यूएई ने अपने इतिहास में पहली बार 9% कॉरपोरेट टैक्स लागू किया,
जिस देश ने अपनी पूरी पहचान टैक्स फ्री होने पर बनाई थी, उसके लिए ये एक बड़ा झटका था। छोटे कारोबारी जिन्होंने टैक्स फ्री कमाई पर अपना बिजनेस खड़ा किया था, अचानक एक ऐसी सच्चाई के सामने थे जिसकी उन्होंने योजना नहीं बनाई थी। इशारा साफ था, अब खेल के नियम बदल चुके हैं और प्रवासियों ने अब नफे नुकसान का गणित लगाना शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। असली संकट तो और भी गहरा और डरावना है, जो अभी तक छुपा हुआ था। दुबई की इस चमचमाती स्काईलाइन के पीछे छुपा आर्थिक ढांचा अंदर से बेहद कमजोर और नाजुक है। चलिए सबसे पहले इसके रियल एस्टेट बाजार की पड़ताल करते हैं, क्योंकि असली डरावनी कहानी इसी के भीतर छिपी है। साल 2024 तक दुबई में करीब 11 लाख मकान हैं और बिल्डर्स 2027 तक 3 लाख नए मकान और तैयार कर रहे हैं। उस शहर में 3 लाख नए घर जहां से लोग पहले ही भाग रहे हैं। ये घटती मांग के बीच मकानों की सुनामी है। अर्थशास्त्र का सीधा नियम ही बता देता है कि आगे क्या होगा, और फिर भी कागजों पर दाम बढ़ रहे हैं। पर कैसे? सट्टेबाजी वाले निवेश की वजह से। पश्चिमी पाबंदियों से बच रहे रूसी अरबपतियों, पूंजी नियंत्रण से भागते चीनी निवेशकों और विदेशों में पैसा छुपाने वाले भारत पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के अरबों डॉलर दुबई के रियल एस्टेट में बह रहे हैं। रहने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए। ये असली मांग नहीं, बल्कि अस्थायी पैसा है, और ऐसा पैसा बहुत तेजी से भागता है। जैसे ही वैश्विक हालात बदलेंगे, जैसे ही पाबंदियां हटेंगी या पूंजी पर नियंत्रण ढीला होगा या कोई बेहतर विकल्प मिलेगा, ये पैसा तुरंत हवा हो जाएगा और वो 3 लाख खाली फ्लैट ऐसी मंदी लाएंगे जिसके लिए कोई तैयार नहीं है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। दशकों के प्रयासों के बावजूद दुबई की अर्थव्यवस्था अभी भी रियल एस्टेट और पर्यटन पर खतरनाक रूप से निर्भर है। अकेले रियल एस्टेट का हिस्सा 13% से ज्यादा है और पर्यटन 11% जोड़ता है। कुल मिलाकर लगभग एक चौथाई अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात पर टिकी है कि लोग यहां घूमने और खरीदने आए। अब जरा इसके मुकाबले को देखिए। सऊदी अरब ने रेगिस्तान में नियोम नामक एक बेहद आधुनिक मेगा सिटी बनाने के लिए 700 अरब डॉलर झोंक दिए हैं, जिसके सामने दुबई फीका दिखता है। सऊदी अरब ज्यादा तनख्वाह का लालच देकर दुबई के होनहार प्रवासियों को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। मिस्र की नई राजधानी, ओमान का विजन 2040 और खुद अबू धाबी, सब एक ही विदेशी हुनर और निवेश के लिए सीधे मुकाबले में खड़े हैं। दुबई अब इस इलाके का अकेला खिलाड़ी नहीं रहा और अपने इतिहास में पहली बार ये लोगों को अपने पास रोकने की रेस हार रहा है। वीजा सिस्टम भी एक शांत तबाही है। हाँ, दुबई ने 10 साल का गोल्डन वीजा और 5 साल का ग्रीन वीजा निकाला। हेडलाइंस तो बड़ी बनी, लेकिन कड़वा सच ये है कि दुबई की ज्यादातर वर्कफोर्स, जिसमें करीब 25 लाख कम मजदूरी वाले मजदूर शामिल हैं, बदहाल लेबर कैंप्स में रहते हैं। न कोई पक्की नागरिकता, न परिवार लाने का हक और नौकरी जाने पर कोई सहारा नहीं। ये लोग एक कानूनी दलदल में जी रहे हैं जिसे मानवाधिकार संगठन आधुनिक गुलामी कहते हैं। सरकारी प्रचार में ये मजदूर कहीं नहीं दिखते, लेकिन दुबई को खड़ा इन्होंने ही किया है। और जब कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ता है तो सबसे पहले इन्हें ही घर भेजा जाता है। पिछले 18 महीनों में भारत, नेपाल और पाकिस्तान की एजेंसियों ने यूएई के नए वीजा में बड़ी गिरावट दर्ज की है। निर्माण की ये रफ्तार अब थम रही है। और फिर बात आती है सामाजिक समझौते की। दुबई का गणित तभी तक सीधा है जब तक सौदा आसान है। तुम हमें अपनी मेहनत दो, हुनर दो, टैक्स दो, और बदले में हम तुम्हें सुरक्षा, ऐशो आराम और आर्थिक आजादी देंगे। लेकिन जैसे ही ये सौदा फीका पड़ा, जैसे ही लंदन, लिस्बन, सिंगापुर या टोरंटो बेहतर ऑफर देंगे, लोग वहां का रुख कर लेंगे। और ये बदलाव अभी से दिख रहा है। अब इस कहानी का वो सबसे बड़ा सच सामने लाते हैं जिसके बारे में मुख्य धारा की मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा। दुबई के वजूद पर मंडराता ये खतरा बढ़ते किराए या टैक्स की वजह से नहीं है, न ही ये आपसी होड़ है। ये है जलवायु परिवर्तन, और ये उम्मीद से कहीं तेजी से दस्तक दे रहा है। अप्रैल 2024 में दुबई ने पिछले 75 सालों की सबसे भीषण बारिश देखी। सिर्फ एक दिन में इतनी बारिश हो गई जितनी यहां आमतौर पर 1.5 साल में होती है। मंजर खौफनाक था। बड़े बड़े हाईवे नदियां बन गए। दुबई मेट्रो का एक बड़ा हिस्सा ठप पड़ गया। हजारों गाड़ियां सड़कों पर डूब गईं। कई इलाके पूरी तरह पानी के नीचे थे। दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। फ्लाइट्स रद्द हुईं, टर्मिनल पानी से भर गए। लेकिन असली मोड़ यह है कि वैज्ञानिक इसे पूरी तरह
कुदरती नहीं मानते। तूफान से ठीक कुछ दिन पहले ही दुबई ने क्लाउड सीडिंग की थी। ये वो तकनीक है जिससे रेगिस्तान में कृत्रिम बारिश कराई जाती है। अब दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग की वजह से ही ये तूफान इतना खतरनाक हुआ। यूएई सरकार ने इससे साफ इनकार किया, लेकिन नुकसान सिर्फ सड़कों का नहीं हुआ, बल्कि दुबई के उस सपनों वाले ब्रांड का हुआ। क्योंकि कड़वा सच ये है कि दुबई दुनिया के सबसे संवेदनशील मौसम वाले इलाके में बसा है। अनुमान है कि साल 2050 तक खाड़ी के इलाकों में तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी इतनी भीषण गर्मी और उमस जिसमें बिना एयर कंडीशनर के इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। बिना एसी के खुली हवा में कुछ ही घंटों में मौत मुमकिन है। दुबई की पूरी बाहरी लाइफस्टाइल, उसका बीच कल्चर, टूरिज्म, सब कुछ इसी भरोसे पर टिका है कि मौसम काबू में रहेगा। लेकिन अब यह भरोसा वैज्ञानिक तौर पर टूट रहा है। यहां एसी कभी बंद नहीं होते, इसलिए बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर है। एक ऐसी दुनिया में जो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, दुबई का ये मॉडल एक दिखावा मात्र है। फॉसिल फ्यूल पर टिकी ये फैंटेसी अब बेमानी लगने लगी है। अप्रैल 2024 की वो बाढ़ कोई आम घटना नहीं थी। वो एक चेतावनी थी कि जब कुदरत पलटवार करती है तो क्या होता है। तो नतीजा क्या निकलता है? दुबई कल ही खत्म नहीं होने वाला, ये साफ समझ लें। उनके पास अब भी $500 अरब का भारी खजाना है। उनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुर्ज खलीफा है और उसे बनाने का जज्बा भी। लेकिन बुनियाद में आई दरारें बिल्कुल सच है। लोगों का पलायन सच है, ढांचागत कमजोरी सच है, और जलवायु का ये खतरा कोई दूर की बात नहीं, बल्कि हमारी सोच से भी पहले सामने खड़ा है। असली सवाल ये नहीं है कि दुबई बचेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि उन लाखों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और गाढ़ी कमाई इस शहर के दांव पर लगा दी। एक ऐसा दांव जो तेल की कमाई, स्थिर मौसम और कभी न बदलने वाले नियमों पर लगा था। एक ऐसा सामाजिक समझौता जो अब चुपके से बदला जा रहा है। बदहाल कैंप्स में रहने वाले मजदूरों की इस पूरी कहानी में कोई आवाज ही नहीं है। दुबई का सपना देखने वाले मिडिल क्लास प्रवासियों के पास कोई अधिकार नहीं है, और वो निवेशक जो आंख मूंद कर उन मकानों में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें देखा तक नहीं। वे ऐसे भविष्य पर जुआ खेल रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इतिहास ऐसे कई शहरों की गवाही देता है जो कभी अमर लगते थे। रोम, कार्थेज, डेट्रॉइट, इन सभी शहरों के सुनहरे दौर में लोग सोचते थे कि इनका अंत कभी नहीं होगा। दुबई शायद खत्म न हो, पर वो बदल जरूर रहा है। दुबई दुनिया को जो दिखाता है और जो वो सच में है, उस बीच की खाई आज सबसे बड़ी हो चुकी है। तो मैं सीधे आपसे पूछता हूं, क्या आप आज दुबई में रहना पसंद करेंगे? क्या यह सपना अब भी सच लगता है, या पूरा गणित ही बिगड़ चुका है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको ऐसी खोजी पत्रकारिता पसंद है जो सच की तह तक जाती है और उस पर्दे को हटाती है जिसे दुनिया छुपाना चाहती है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली पड़ताल आपको और भी हैरान कर देगी। सच हमेशा चमकती इमारतों के साथ नहीं आता, कभी कभी ये सैलाब बनकर आता है।